अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम लोग अपने कार्यक्रम में लगातार राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम कांग्रेस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पंजाब को लेकर जिस तरह से कांग्रेस में एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। एक और कहा जा रहा है कि सिद्धू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाएगी, कैप्टन अमरिंदर सीएम बने रहेंगे। उधर कैप्टन अमरिंदर अलग गुटबाजी कर रहे हैं, सिद्धू अलग गुटबाजी, दिल्ली बुलावा हो रहा है। सर, ये पूरा का पूरा मसला चल क्या रहा है? इसी बीच सिद्धू ट्वीट भी कर देते हैं कि उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को समझने वाला सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। जी। नहीं, देखिए, आपने वाकई में जो कांग्रेस की इस समय स्थिति है, इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति हो नहीं सकती किसी राजनीतिक पार्टी की। और ख़ासतौर पे कांग्रेस, जिसने कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इस देश पर राज किया है और उसके नेतृत्व में ही आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, ठीक है, उसमें आज वो नेता नहीं हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस का योगदान और कांग्रेस की ताकत कह सकते हैं कि उसको कोई चुनौती ही नहीं थी देश में। लेकिन आज कांग्रेस इतनी शिथिल है, इतनी कमज़ोर नज़र आ रही है कि इसकी परिकल्पना भी नहीं की होगी शायद इस पार्टी के संस्थापकों ने। कांग्रेस में आलाकमान ने जो फैसला कर लिया वो हर एक को मानना होता था। आज कांग्रेस आलाकमान की स्थिति ये हो गई है कि पंजाब के बारे में फार्मूला निकाल लिया जाता है लेकिन उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के बारे में फार्मूला निकाल लिया जाता है लेकिन उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया कांग्रेस ना तो राजस्थान ना पंजाब का मसला सुलझा पाई है। ये अपने आप में दिखाता है, छत्तीसगढ़ भी सामने आ गई। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की समय स्थिति क्या है, कांग्रेस कितनी कमज़ोर है, कांग्रेस का नेतृत्व कितना कमज़ोर है। जो कांग्रेस अपने आंतरिक मसले नहीं सुलझा सकती, वो देश के मसले क्या सुलझाएगी। जो कांग्रेस अपना नेतृत्व नहीं चुन सकती, अब पार्टी में देखिए कि आपने उसमें 2019 का चुनाव जब कांग्रेस हारी थी, उसके बाद ही राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से कांग्रेस एक अस्थायी व्यवस्था यानी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपना काम चला रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कि सत्ता के लिए अपने आप को प्रमुख दावेदार बताती है, उसके पास अपना एक अध्यक्ष तक नहीं है और ना ही वो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो करा पा रही है। ठीक है, बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं कांग्रेस की तरफ से, खास तौर पे कि ये कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना की वजह से बाकी सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, सभी राजनीतिक दलों में चल रही हैं। आप बीजेपी का उदाहरण ले सकते हैं, अन्य दलों का उदाहरण ले सकते हैं। सबके आंतरिक चुनाव भी हुए, जो विधानसभा चुनाव भी हुए, सरकारें बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप अपना जब चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो दिख रहा है कि आप कितने कमज़ोर हैं और आप उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि वो जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, एक बैठकें अलग अलग कर रहे हैं, चाहे सिद्धू अलग बैठ के कर रहे हों, अमरिंदर अलग बैठ के कर रहे हों, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा आलाकमान कमज़ोर है और उनसे मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ, इसलिए उन पे दबाव बनाया जा सकता है और वो दबाव में आ जाएंगे। जब मैं ये बात जानता हूँ तो आलाकमान को कोई भी आंख दिखाएगा। तो इसीलिए ये ऐसा ही, जैसा आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। अभी आज जो हरीश रावत पंजाब का मुद्दा सुलझाने में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं, उस कमेटी के प्रमुख भी हैं। जिस दिन उत्तराखंड में नेतृत्व का मुद्दा सामने आएगा, उस दिन हरीश रावत खुद बागी होंगे, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस उनको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाना चाहती, वो खुद सीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के साथ जाए और उनका ही चेहरा हो, लेकिन वहाँ पर पार्टी को स्वीकार नहीं है, पार्टी के राज्य के नेताओं को। तो जिस दिन उत्तराखंड का मुद्दा आएगा, उस दिन आज जो हरीश रावत पंजाब का मुद्दा सुलझाने में आगे नजर आ रहे हैं, वो खुद बागी या बगावत करते नजर आएंगे, असंतुष्ट नजर आएंगे। उत्तराखंड का मुद्दा कौन सुन जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस आलाकमान कमजोर है। अब इस बीच चर्चाएं चल गई कि कमलनाथ को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो या फिर पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष से, अस्थायी अध्यक्ष से क्यों कांग्रेस काम चलाना चाहती है? क्यों नहीं अपना नेतृत्व अगर राहुल गांधी को देना है तो देके आप खत्म करो। ठीक है कि वो अगर विफल रहे 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, कांग्रेस उनको एक बार फिर मौका देना चाहिए, तो आप दीजिए, आपका पार्टी का आंतरिक मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस की नींव जिस लोगों ने रखी थी, या कांग्रेस के साथ जो बरसों से आज तक खड़े हैं, आप उनको तो एक झटका मत दीजिए कि वो उनको लगे कि उनकी
उनकी जो प्रिय पार्टी है वो इतनी कमज़ोर हो गई है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना का जो सम्मान कांग्रेस आलाकमान को करना चाहिए। जो राहुल गांधी को सौंपनी है तो उनको सौंप दीजिए, प्रियंका को सौंपनी है तो उनको सौंप दीजिए, परिवार में ही किसी को सौंपना है तो उनको सौंप दीजिए। अब आप कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे, 22 विधायकों को अपने साथ अब नहीं रख पाए थे। तो पूरे वो देश जो के- व्यक्ति अपने, वही सही कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी सरकार बचाने में नाकामयाब रहता है वो क्या तो पार्टी को बचा पाएगा। और ये एक और चीज़ दिखती है कि कांग्रेस में अभी जो एक G23 ग्रुप जो है, G23 ग्रुप 23 है, अगर कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बनाना है तो आपने क्यों सिर्फ अपने वफादार कमलनाथ को ही चुना? बिल्कुल। आपने G23 से क्यों नहीं गुलाम नबी आज़ाद को चुन लिया? क्यों नहीं कपिल सिब्बल को चुन लिया? क्यों नहीं शशि थरूर को चुन लिया? क्यों नहीं मनीष तिवारी को चुन लिया? क्यों उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं आपने उनमें से चुन लिया? तो आप फिर से अपने वफादार, जिनको कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना बेटा भी बताती थी, तो वो आपने उनको चुना जो गांधी परिवार के प्रति वफादार हैं। तो ये भी दिखाता है, ये फिर से वो G23 इसी पर सवाल उठाएगा। तो ये कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में नहीं जा रही है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष भी आवश्यक है। अगर हम लोकतंत्र की जो खूबी की बात करते हैं तो अब इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं उनको कांग्रेस में शामिल कराया जा सकता है, और कांग्रेस की जो वर्तमान जो रणनीतियां हैं वो उसको बनाने में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो ये एक ठीक है, किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है, किसी भी पार्टी को किसी भी व्यक्ति को अपने में शामिल करने का अधिकार है। लेकिन अगर एक पेशेवर की सेवाएं किसी राजनीतिक पार्टी को लेनी पड़ रही हैं तो दिख रहा है कि वो एक तो उसकी दयनीय स्थिति दिख रही है। दूसरी ये दिख रही है कि जो भी कांग्रेस की कार्यकारिणी में जो CWC में जो लोग हैं उनकी क्षमता पर सवाल उठ रहा है कि वो इस सक्षम नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां बना सकें। कांग्रेस पार्टी आगे चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाए, किन मुद्दों को लेकर सरकार पर अटैक करे, किन मुद्दों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाए। अब पेशेवर लोग कांग्रेस को सेवाएं देंगे। प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर सेवाएं देते हैं, पैसे लेकर अगर या कोई पद लेकर सेवाएं देते हैं, तो ये एक कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रशांत किशोर की जो आपने बात कही, प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है वो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी में कितनी हुई, पार्टी को एक साथ लेकर चलने में कितना कामयाब रहे, ये हम सब ने देखा कि जदयू में जब वो शामिल हुए तो जदयू के कई नेता जो आज नीतीश कुमार के खास है वो नाराज हो गए थे। जदयू को मजबूत करने में उनकी जो भूमिका होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के लिए जब वो प्रचार कमेटी वो तमाम चीज़ें जब तय कर रहे थे तब तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर आरोप भी लगाए थे। तो आप पार्टी को लेकर कितना आगे चल रहे हैं, कितना साथ सबको जोड़ रहे हैं, ये तो मायने रखता है ना। लेकिन प्रशांत किशोर जिस चीज़ के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो शरद पवार से मुलाकात करते हैं, इसके अलावा दिल्ली में अलग अलग बैठकें होती है, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है, ये लॉबिंग किस लिए है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो वहाँ भी स्थिति सरकार की बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि नाना पटोले जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, माना जा रहा है कि शरद पवार उससे नाराज हैं। तो ऐसे में लॉबिंग किस चीज़ के लिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में नाना पटोले आखिर उद्धव सरकार और शरद पवार को इतनी आंखें क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, दो तीन विषय हैं। जैसे अब प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर हम जानते हैं 2014 में बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के जो पोल कैंपेन था उसके में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अनबन किन कारणों से हुई, उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा, वो अलग विषय है। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो उन्होंने शायद एक मन में संकल्प लिया था कि मुझे नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई चेहरा देना है, कोई सशक्त चेहरा देना है। बीजेपी के खिलाफ एक, चाहे संयुक्त विपक्ष का हो, चाहे कोई विपक्ष की एक पार्टी हो, उसका एक बड़ा चेहरा बनाना है। उसका उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिया तत्काल बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद। पहले उनको शायद नज़र उनकी नीतीश कुमार पे गई, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा चेहरा थे और ख़ास तौर पर कांग्रेस के साथ भी थे वो उस समय, क्योंकि एनडीए और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के विरोध जब से उन्होंने शुरू किया था तब से, मिल जाऊंगा लेकिन हाँ, साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, तो वो एक बड़ा चेहरा थे। और जो दिल्ली की जो बड़ी बैठकें होती थी उसमें उनको बुलाया जाता था कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने उनका साथ दिया। और जब महागठबंधन आरजेडी और जेडीयू ने बनाकर चुनाव लड़ा तो उसमें उनकी
अहम भूमिका रही थी, महागठबंधन बनाने में भी और चुनाव जितवाने में भी। और अब आपने देखा कि किस तरीके से जब एनडीए के साथ वो चले गए नीतीश कुमार, तो टेक्निकली वो भी एनडीए में हो गए। अब उनको वो जमा नहीं, उन्होंने साथ छोड़ा और तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े, उसका संभाला काम चुनाव के दौरान, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में संभाला। तो वो एक लगातार प्रयास करते रहे, टटोलते रहे कि कौन बन सकता है नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऐसे तमाम राज्यों में वो टटोलते रहे। और उत्तर प्रदेश में भी हाथ में आजमाया था कि अखिलेश यादव बन सकते हैं क्या चेहरा। तो वो तमाम वो चेहरे टटोल रहे हैं। अब आपने कहा शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं वो, तो इनका एक प्रयास है, और उनका ही प्रयास नहीं, ममता बनर्जी का भी प्रयास है, और भी कुछ जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनका प्रयास है कि एक देखिए, एक चीज़ सबको समझ में आ गई है कि अगर आपको चुनाव में जाना है, आपके पास अगर चेहरा नहीं है, कौन मुकाबला करेगा नरेंद्र मोदी का, तो वो जनता आपके पास नहीं जाएगी। क्योंकि आप बताइए कि आपका चेहरा कौन है, क्योंकि जनता अधर में नहीं रहना चाहती कि हम चुनाव बाद तय करेंगे, वो नहीं, आप साफ बताइए कि आपका नेता कौन है। नहीं बता सकते तो नुकसान होता है। तो ये चीज़ अगले चुनाव 2024 में जो चुनाव होना है, उसमें ये चीज़ विपक्ष को ना फेस करनी पड़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शरद पवार के नाम पर चूंकि बहुत सारे दल राजी हो जाएंगे, तो इसलिए उनको मनाने का प्रयास चल रहा है कि आप एक नेतृत्व की भूमिका में आइए। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उनको ये मौका देगी। हम जानते हैं कि सोनिया गांधी को जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस समय विरोध करते हुए, इस बात का विरोध करते हुए कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, शरद पवार ने न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी थी बल्कि अपनी पार्टी बना ली थी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी आगे बढ़ाएंगी, ये देखना होगा। अब जो प्रशांत किशोर की बात है, जैसा कांग्रेस में उनको ज्वाइन कराने की बात चल रही, तो माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी इस बात के विरोधी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने साथ में काम किया था, तो कुछ ऐसी बातें हुई थी जिनको राहुल आज तक नहीं भूले हैं, या उनके मन में कुछ खटास है। तो ऐसी कुछ विषय निकल कर सामने आ रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अब मुझे ध्यान आता है रीता बहुगुणा जोशी का, जिन्होंने जो उस समय जब प्रशांत किशोर इनके साथ थे यूपी में, तो उस समय रीता बहुगुणा जोशी वहीं थी, कांग्रेस में थी। तो उन्होंने बताया था कि प्रशांत किशोर हमें बताते थे कि आपको कितने बजे वहाँ पर पहुँचना है, कितने बजे मंच पर पहुँचना है, कितनी सेकंड बात करनी है, किसको पहले बात को करना है, दूसरी बात को कब करना है, तीसरी बात को कब करना है, वो नेता बोल देगा तो आपको कितनी ताली बजानी है, ये सब फलाना जो चीज़ें हैं वो बताते थे। तो ये जो हमारे जो देखिए, जो भारत की जो राजनीति है, उसमें जो नेता है वो अपने आप को मानता है कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, आप उसको कुछ सिखाएंगे तो बुरा मान जाता है वो। तो ऐसे ही, और ख़ासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही बुरा मान जाएगा। और अगर हम देसी भाषा में बात करें तो वो कुछ उनको कुछ भी ऐसे शब्द बोल देगा। खुद पॉलिटिकल मैनेजर होते हैं, उनको दूसरों की जरूरत ही नहीं होती है। तो वो कुछ ऐसी बातें भी बोल देगा जो शायद उसको असहज लग जाए। तो वो मुझे लगता नहीं कि शायद बड़ी भूमिका में कांग्रेस में आ पाएंगे। प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आपने महाराष्ट्र की बात करी, नाना पटोले देखिए बयानबाजी बहुत कर रहे हैं, और शायद उनके पास दिल्ली से इशारा है बयानबाजी करने का, क्योंकि 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हम जानते हैं, वहाँ पे बीएमसी के इलेक्शन होने हैं, और कांग्रेस जरूर दबाव बनाएगी शिवसेना पर और एनसीपी पर कि गठबंधन अगर होता है बीएमसी चुनाव के लिए तो उस कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिले चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। और बिना इशारे के, बिना समर्थन के कोई नेता लगातार शरद पवार पर अटैक करे, लगातार मुख्यमंत्री पर अटैक करे, ऐसा होता नहीं है। और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी हम पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी मुंबई में थे, उनके सामने भी सारी चीज़ें आ रही होंगी। और कांग्रेस अगर चाहती तो कार्रवाई भी कर सकती थी, उनको रोक सकती थी, लेकिन लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई दिल्ली से शय है, दिल्ली से इशारा है। लेकिन आपने एक अभी बात कही सर कि जनता आप चाहते हैं कि आप एक फेस आगे रखो ताकि हमें पता रहे कि हम किसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति थी आज से 10-15 दिन पहले। योगी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, अगले चुनाव में किसके नाम पर भाजपा जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इशारा तो कर दिया, कर्तव्यनिष्ठ, नौजवान और यशस्वी मुख्यमंत्री। तो इशारा कर दिया। अब आगे की रणनीति साफ हो गई है कि भाजपा योगी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और प्रियंका गांधी चूंकि अब उत्तर प्रदेश के दौरे करेंगी। कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? देखिए, वो आपने सही कहा कि 15 दिन पहले जहाँ पर इस तरह की अटकलें थी कि वो सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, चेहरा बदला जाएगा, नेतृत्व बदला जाएगा, उन सबको कयासों को हटाते हुए प्रधानमंत्री ने आपने जैसा कहा कि उन्होंने यशस्वी, मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ सब कुछ बता दिया है। न सिर्फ ये सब कुछ बताया है, बल्कि
उनको सफल मुख्यमंत्री भी करार दे दिया है, क्योंकि चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, चाहे कानून का राज स्थापित करने की बात हो, चाहे जो हाईवेज बनाने की बात हो, हर मोर्चे पर उन्होंने गिना दिया है मुख्यमंत्री को सफल, और ये भी संकेत दे दिया है कि इन सब बातों के जरिए कि बीजेपी किन चीज़ों को लेकर चुनाव में जाने वाली है, विकास का मुद्दा उसके लिए प्राथमिकता में रहने वाला है। और खास बात यह है कि अगर आप प्रधानमंत्री का संबोधन देखेंगे, अगर जो उन्होंने बनारस में दिया, चाहे शुरू का और उसका अंत का भाग देखेंगे, तो अगर हम उसमें अगर गिनती कर लें कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कितनी बार तारीफ करी, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतनी ज़्यादा तारीफ आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं की है। इतनी जबरदस्त जो उन्होंने तारीफ करी है, उसका कारण ये भी है कि बीजेपी को पता है कि उसके लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में बने रहना कितना जरूरी है। तो ये एक जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने जब शुक्रवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई बीजेपी की, उसमें जो संबोधन दिया है, उसमें चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव में जाएगी और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और खासतौर पे राधा मोहन सिंह प्रभारी हैं, उनका भी एक बयान था पिछले दिनों की देश के सबसे सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे लगातार बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है। और नेतृत्व को लेकर, और जहाँ तक कांग्रेस की बात करिए आपने प्रियंका गांधी की, अब आप देखिए कि जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तब वो वहाँ पर पहुँचे हैं। अभी तक ट्विटर पर थी, तीन डेट बढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, तो अब तक ट्विटर पर थे, अब जमीन पर आए हैं। तो मेरे को ध्यान आता है कि शायद लालू यादव ने एक बार कही थी बात, जब लोकसभा चुनाव को हो रहा था और उस समय प्रणब मुखर्जी शायद बिहार के इंचार्ज थे और कांग्रेस ने ज़्यादा सीटों की मांग करी थी, कुछ और भी चीज़ें कही थी। तो लालू यादव ने कांग्रेस के बारे में एक बार कहा था कि कांग्रेस उन लोगों में से है जो जब आग लग जाती है तब कुआं खोदते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मामले में भी फिट बैठती है कि ये जब अब चुनाव आ गया है तब वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब प्रियंका गांधी वहाँ पर गई हैं, बहुत सारी चीज़ों पर सरकार को विफल बताएंगी, काफ़ी कुछ कहेंगी। ठीक है, सभी दलों को एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, अपने अपने प्रयास करें, लेकिन खासतौर पे जो भी प्रयास करें एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन नहीं हो पाए, क्योंकि नेता तो रैली करके चले जाएंगे। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से, चाहे बंगाल की बात हो, जब 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उस दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ और एक उसका परिणाम भी सबने भुगता। अब ओवैसी वहाँ पर गए हैं, हापुड़ गए थे, वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ है। प्रियंका गांधी जाएंगी तो आप वहाँ पर जाइए, प्रचार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए और खुद भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी सभा में जो लोग आ रहे हैं मास्क पहने हों। ऐसे ही जो बीजेपी की प्रचार हों, चाहे और भी दलों के प्रचार हों, सपा के कार्यकर्ताओं ने कल वहाँ पे प्रदर्शन किया यूपी में, जगह जगह कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा था, मास्क नहीं पहना गया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चुनाव आएंगे जाएंगे, जीवन बना रहना चाहिए, उसके लिए सबको प्रयास करते रहने की जरूरत है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री वाराणसी, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, वो लगातार जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं किया है उन्होंने। और सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें सड़क मार्ग से वहाँ जाना पड़ेगा और लोगों की भीड़ लगेगी, तो कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका उल्लंघन होगा। तो ऐसे में हम सभी को ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉल का जितना पालन हो सके उतना करें, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।